व्यूअर मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी को पता है कि ये चैनल बेसिकली हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है। बट आज थोड़ा सा हम लोग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो एस्पेरेंट हैं, स्पेशली मेरी मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पे जनक चौहान जी से, जो अभी GSSB का एग्ज़ाम होता है इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर का, इसमें ये सेलेक्ट हुए हैं। GPSC भी एक क्लास 2 की एग्ज़ाम कराती है, बेसिकली रिसर्च ऑफिसर, तो उसमें भी इनका रिटर्न काफ़ी अच्छा हुआ है। तो कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं यूट्यूब पे उसके बारे में। तो इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, इन्होंने कहा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। अगर आप कुछ शेयर करते हैं जो एस्पिरेंट्स उनको कुछ बेनिफिट्स मिलता है तो बिल्कुल आप शेयर करिए। अगर आपको इनका पर्सनल आईडी चाहिए, से कोई पर्सनल डिस्कशन करना है, आप मैथमेटिक्स से पढ़े हैं, आप बीकॉम साइड से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, बेसिकली इन्हीं के लिए एग्ज़ाम होता है, तो आप इनसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो कोई दूसरा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अगर उसको भी लगता है कि वो अपना नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहता है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरी जो आपको आईडी होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नॉलेज बांटने से बढ़े चाहे ना बढ़े, बट दूसरे लोगों की मदद जरूर होती है। तो बहुत काफी लंबा इंट्रो हो गया। जनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनु एकेडमी में। थैंक यू सर जी। और थोड़ा सा ब्रीफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दे, अपने बारे में बताएं, ताकि लोग आपके बारे में भी जान जाएं। फिर स्टार्ट करते हैं एग्जाम के बारे में। श्योर। देखिए, जैसे कि सर जी ने बताया, मेरा नाम है जनक सुरेश भाई चौहान। मैं बेसिकली बारडोली, गुजरात बारडोली से बिलोंग करता हूँ। बारडोली के पास दस्तान नाम नाम से गांव है, वहां से बिलोंग, छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और अभी GSSB की इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की जो एग्जाम हुई, उसमें मैं तीसरे स्थान पे आया हूँ और क्वालिफाई किया है। और अभी मेरा कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज जो होती है, उसमें मेरा पोस्टिंग हुआ है। मैंने अपना स्टडी बीकॉम इन स्टैटिस्टिक्स एंड एमकॉम इन स्टैटिस्टिक्स दोनों सर KP कॉमर्स कॉलेज सूरत से कंप्लीट किए हैं। और मेरा 1 से 10 तक का पढ़ाई, स्कूलिंग जो है, वो चलथान KV मेहता से हुआ है। और 11 12 कॉमर्स मैंने गंगाधरा हाई स्कूल गंगाधरा से किया है। ये मेरा बेसिक बैकग्राउंड है। हर किसी के मतलब जो सक्सेस होती है उसके पीछे किसी का मोटिवेशन होता है। तो अगर आपको क्रेडिट देना हो अपने सक्सेस का, तो किसे देना जरूरत चाहेंगे? नहीं है मेरे सक्सेस का क्रेडिट। मेरे बड़े पापा जो है अर्जुन भाई रामसी भाई चौहान, उर्फ अर्जुन भाई रामसी भाई रबारी, उनको जाता है पूरा क्रेडिट। क्योंकि मैं जब 2 महीने का था, मेरे फादर एक्सपायर हो दे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से मुझे पाला पोसा और इस काबिल बनाया, हमारे स्टडीज सबकी कंप्लीट करवाई और मुझे इस काबिल बनाया, कि मुझे हर एक बार मुझे मोटिवेशन दिया है उन्हें। और मुझे जो भी करना है वो फील्ड के जाने के लिए मुझे उन्होंने छूट दी है। और उनकी वजह से आज मैं ये मुकाम पर पहुंच सका हूं और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल पाई है। तो मैं उनका काफी शुक्रगुजार हूँ। और पूरी फैमिली का और ड्रिफ्टर्स ग्रुप का भी मैं आभार मानना चाहूंगा। अंकल जी को मेरे तरफ से भी प्रणाम, क्योंकि इस तरीके से जैसे आप बता रहे हो कि हर तरफ से जहाँ भी जरूरत पड़ी आपको हेल्प किए, तो एक तरह से एग्जाम्पल सेट होता है हमारे सोसाइटी के लिए। बैकग्राउंड है। कि अच्छा, जैसे आपकी बॉडी वॉडी में देखूँ तो आप काफी हेल्दी हेल्दी लग रहे हैं, तो ये डिफेंस के साइड आपने नहीं सोचा? मतलब नहीं, डिफेंस की एक्चुअली ना, तैयारी की? मुझे जिमिंग का भी शौक है। जिमिंग का शौक है, तो मैं 16 साल का था तब से जिमिंग भी जा रहा हूँ। रेगुलर का भी कई बार नहीं हो पाता है, तो फिटनेस का थोड़ा है शौक, तो उसकी वजह से हो है थोड़ा हेल्दी बॉडी। और बाई कास्ट में रबारी हूँ, तो रबारी में हम बेसिकली क्या होता है, रबारी लोग घर पे ही गाय भैंस पालते हैं गुजरात में। अच्छा, वो एक तो मूवी आई थी वो वो वाली भी होता जिसमें है कि बंदूक हमारा, बंदूक वाली जो सीन दिखाया था, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रणवीर और दीपिका वो वाली। रामलीला वाला, हाँ, रामलीला राम। मूवी देखा होगा आपने। हाँ 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 जी। हाँ। हाँ जी, वही। तो मतलब सही में आप लोग इतना वायलेंट होते हो, या मूवी में ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया है? नहीं, पहले काफी वायलेंट होते थे। बाद में एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ता गया समाज में, वैसे थोड़ा समाज थोड़ा शांत होता गया। और हाँ, लेकिन एक चीज है, अभी भी हमारे समाज से, रबारी समाज से काफी लोग पुलिस में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा वायलेंट हो सकते हैं ना। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये मतलब उसमें मूवी में तो गजब का दिखाया गया था कि सबके घर में गन्स हैं, बात बात पे गन निकाल ले रहे हैं, तो इतना ज्यादा या फिर कुछ नहीं नहीं ज्यादा ही? सर जी, वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। मतलब पहले होता था ऐसा, और मतलब इलीगल तरीके से गन रखते थे, मतलब, लेकिन वो इस रीजन कुछ और थे। उसके रीजन ये थे कि जो जंगल इलाके में रहते थे बड़े लोग, जूनागढ़ के साइड, तो वो लोग हिंसक प्राणी जो होते हैं, ठीक है, उनसे हाँ हाँ। बचने के लिए भी घर पे रखते थे। लेकिन वो तो फिर एक ड्रामेटिक फिल्म है,
उसका सिर्फ ओरिजिनलिटी से, रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। जैसे हमारा आपसे जी डिस्कशन हो बिल्कुल। रहा था कि ये एग्जाम्स ऐसे हैं कि इसके बारे में अवेलेबिलिटी कम है मटेरियल्स की या दूसरे जो सोर्स हो सकते हैं, जैसे आपने मुझे बताया, और एग्जाम की डिटेल हो या फिर उससे रिलेटेड रिसोर्सेज की या मटेरियल की या उससे रिलेटेड वीडियोस की, तो थोड़ा कम है। तो आप हमें बताएं कि ये जो एग्जाम होता है, बेसिकली कौन कौन सी स्ट्रीम इसमें एलिजिबल होती हैं, और इस टाइप के और कौन से एग्जाम होते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स वालों के लिए या फिर आपके बीकॉम वालों के लिए, जैसे आपने बताया इकोनॉमिक्स वालों के लिए। ओके, तो मैं अपनी पोस्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि जी ट्रिपल एस बी इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की एग्जाम कंडक्ट करता है। इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट होती है उनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से होते हैं, तो जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्टेटिस्टिक्स के साथ या फिर मैथमेटिक्स के साथ या फिर इकोनॉमिक्स के साथ, ये तीन सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका मेन है या फिर स्पेशल सब्जेक्ट एज आपने रखा है आपके ग्रेजुएशन में, तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब ये एग्जाम का पैटर्न जो है वो होता है कि पहले रिटन एग्जाम होता है 150 मार्क्स का, ठीक है, और उसके बाद 75 मार्क्स का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होता है, एंड देन दोनों का मेरिट कैलकुलेशन मिला के आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। अब ये 150 मार्क्स का जो टोटल क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें से 90 यानी कि 60% टेक्निकल, यानी कि अपने स्टेटिस्टिक्स की फील्ड से, मैथमेटिक्स की फील्ड से और इकोनॉमिक्स की फील्ड से पूछा जाता है, और बाकी का 60 मार्क्स जो है 6 मार्क्स वो अपना जनरल स्टडी हो गया, रीजनिंग हो गया, गुजराती ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में उससे इस तरह से डिवाइड होता है। बात की जाए इससे रिलेटेड और पोस्ट जो है उसकी, तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि गुजरात में, स्पेशली गुजरात में, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, ये तीन सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उनके रिलेटेड उनको काफी कम जानकारी है, ठीक है। तो जीपीएससी करता है रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम, रिसर्च ऑफिसर क्लास 2, गेजेटेड ऑफिसर होता है रिसर्च ऑफिसर, ठीक है। जैसे गुजराती में हमारी उसको बात हम हुई बोलते आपने हैं दिया भी है संशोधन वो एग्जाम ना। अधिकारी। हाँ, मैंने वो एग्जाम दिया भी है और उसमें रिटर्न हमारा 3 अक्टूबर को वो एग्जाम था, और रिटर्न मेरा काफी अच्छा गया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में इस बार मेरा आएगा ही आएगा। तो जीपीएससी में रिसर्च ऑफिसर हो गया, फिर जीपीएसएसबी जो होता है, गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, उसमें स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट का पोस्ट होता है एंड रिसर्च असिस्टेंट का भी पोस्ट होता है। तो ये चार नाम जो मैंने बताया आपको, रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट और इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर, ये चार तो बेसिकली है ही अपने गुजरात में, स्टेट में, कि मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स ये तीन, ये चार कैडर में एग्जाम दे सकते हैं, और उनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। जिनका स्पेशल सब्जेक्ट ये होता है, ये तीन में से कोई एक वो ही दे सकता है। बात आती है मटेरियल की, तो मटेरियल जो भी स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स में है, स्पेशल स्टेट रख के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता होगा कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी काफी कम होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मटेरियल मेरे पास पीडीएफ के तौर पे काफी पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मनु सर यूट्यूब चैनल में मैं जो टेक्स्ट कर रखेंगे उसमें मेंशन कर देंगे मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अवेलेबिलिटी काफी, मनु सर जैसे आपने बताया, कम रहती है हमारे सब्जेक्ट्स में बुक्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे कम होते हैं ना, उसकी वजह से कोई भी हाँ पब्लिशर होता है बिल्कुल वो सर, बुक पब्लिश करना पब्लिश नहीं नहीं चाहता करता है। हाँ। तो अभी हम थोड़ा सा जी ट्रिपल एस बी का जो आपका ये इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये आपने बताया कि 150 का एग्जाम होता है। ओके। तो अभी जो एस्पिरेंट्स जी। हैं और आपके टाइम पे मेरिट क्या थी, कितने मार्क्स टारगेट करें तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनती है कि इतने नंबर, क्योंकि आपने बताया कि 3-4 पोस्ट ही आती हैं, नंबर ऑफ पोस्ट ओके। भी काफी कम है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम इस बार जीत एसपी फर्स्ट कंडक्ट किया था, हमारी फोन पे बात हुई, मैंने आपको बताया था। तो इस साल कट ऑफ 92 के अराउंड ही था, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स का होते हैं कम ये फील्ड में, और पेपर थोड़ा लगता है टफ, तो उसकी वजह से 92 पे कट ऑफ रहा था। और सीबीटी के लिए मतलब आपके 92 मार्क्स आए हैं, 92 90 के अराउंड मार्क्स आपके आए, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके। अच्छा, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बता रहे हो आप, उसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते? नहीं, बिल्कुल, उसके मेरिट में भी, उसका भी मार्क्स भी मेरिट में काउंट होते हैं। 75 मार्क्स के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है, ओके। और उसके मार्क्स फाइनल आने के बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के मार्क्स 75 में से और रिटर्न के मार्क्स 150 में से, वो दोनों का टोटल होके जो भी कैंडिडेट जितने लेने हैं वो टॉप होते हैं ना, उसके डबल
डबल को मतलब 2 गुने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ओके। तो हाँ, अभी जैसे कि पोस्टिंग की बात करें मैं आपके। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ, मैं यहाँ पे सर जी एक बात बताना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 150 मार्क्स का पेपर होता है तो सोचते हैं पूरा का पूरा 150 मार्क्स लाने का सोचते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मेरे को भी काफी इस तरह से रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम के बारे में इश्यू हो रहा था कि उसमें 300 मार्क्स का पेपर रहता है रिसर्च ऑफिसर में, हाँ, जीपीएससी जो कंडक्ट करता है। हम्म, तो उसमें आप 300 में से 300 ला ही नहीं सकते हैं। और आपको लाने भी नहीं है। आपको कितने लाने हैं कि कट ऑफ से आपको 20-25 मार्क्स ज्यादा लाने हैं, आपको सिलेक्ट होना है इंटरव्यू के लिए। तो आप इस तरह से सोचिए कि आप ये सोचेंगे ना, जब कि आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे तो 300 में से सोचो कि 120 या 140 होगा। तो आपको ये सोचना है कि मैं कैसे 100 मार्क्स ला पाऊंगा। बस आप 300 का लोड लेके चलोगे तो आप जितना करना है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो कैंडिडेट को मैं ये कहना चाहूंगा कि कट ऑफ देखिए और उससे 20 या 30 प्लस करने का सोचिए। तो आपका काफी रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगे और काफी मेरे को लगता है ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ मतलब जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का उससे 20-30 मार्क्स ज़्यादा रहेंगे तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूरी है। अभी अभी आपके मार्क्स की बात करें तो आपके हाँ, आपका जो मार्क्स था, अगर हम रिटर्न की बात करें या फिर आफ्टर जो कंप्यूटर टेस्ट है उसका, तो टोटल मार्क्स कितना था आपका? मेरा दोनों का टोटल मिला के ना 157 पॉइंट समथिंग मार्क्स था। 157.96 के अराउंड कुछ मार्क्स था। इतने में मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। सिलेक्शन हो तो गया था। 225 में से आप सोचिए कि 157 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो आप हम क्यों इतना मतलब 225 का सोचे। प्रॉब्लम नहीं है अगर फुल मार्क्स या गवर्नमेंट एग्जाम में लाना पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा लोड दे देता है स्टूडेंट्स को। ओके। जैसे एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि आप जी। कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 स्ट्रीम है, बेसिकली इकोनॉमिक्स वाले भी हैं, मैथ वाले भी हैं, स्टैटिक्स वाले भी हैं। तो इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स तो हम्म। थोड़ा चलो मैचिंग है, मैथ वाले एकदम से डिफरेंट हो गए। तो कुछ वेटेज जी। होता है क्वेश्चंस के कि मैथमेटिक्स के कुछ मान लीजिए 20-30% वेटेज रहेगा, इकोनॉमिक्स के कुछ रहेगा, स्टैटिक्स का कुछ रहेगा, या फिर ऐसे मिक्स होता है जो क्वेश्चन पेपर आपका होता ओके, है आपके एनालिसिस देखिए पे? जैसा ये क्वेश्चन आपने काफी अच्छा पूछा। देखिए वेटेज का क्योंकि यही मैं आपको बोलूंगा कि ये सीन होता है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को थोड़ा हर्ट होगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं। इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। और उस एज सच उसके लिए कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है कि 90 मार्क्स में से इतने परसेंटेज इकोनॉमिक्स से पूछा जाए, इतना परसेंटेज स्टेटिस्टिक्स से पूछा जाए। उसमें ना जनरल लिखा रहा होता है कि 90 मार्क्स का मतलब गुजराती में बोलूँ तो संबंधित जगह ने लगती जानकारी, राइट, मतलब कंसर्न जो सब्जेक्ट से पोस्ट है पूछते हैं। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हम्म, हाँ, कंसर्न सब्जेक्ट से पूछते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एज सच रेशियो सिलेक्टेड नहीं है। वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स का जैसा मैंने देखा है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आई थिंक 10 से 15 ही थे। बाकी के 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से और 30-40 क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से थे। अच्छा ये अगर मान लीजिए हम रेशियो करें, जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है तो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्या मोस्टली क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं? न्यूमेरिकल भी होते हैं या फिर प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं? नहीं, ये एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो प्योरली थियोरेटिकल बेस्ड ही थे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो इकोनॉमिक्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन से ही आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। एज सच मैंने देखा नहीं कोई कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था। स्टेटिस्टिक्स में कुछ क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव, लेकिन इकोनॉमिक्स से तो एज सच कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव था नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क कैरी कर होता है। तो कैलकुलेशन तो इकोनॉमिक्स में नहीं था। और वो आप जो रिसर्च ऑफिसर की बता रहे हैं पोस्ट, उसके एग्जाम में क्या सिनेरियो, उसमें भी मैथ के गोल क्वेश्चन रहते हैं कि वहां पे मैथ वालों को थोड़ी इज्जत हाँ, देते हैं? उसमें उसमें एक एक चीज है। रिसर्च ऑफिसर का जो थोड़ा मतलब पोस्ट से जो क्वेश्चन पेपर रहता है ना, वो हम्म, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड हाई हो गया है अब। तो मास्टर डिग्री जिन्होंने की है, एमएससी स्टेटिस्टिक्स जिन्होंने किया है, उनको काफी बेनिफिट्स हो सकता है, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये तीनों को मिला के एक सब्जेक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। तो ओके। इकोनोमेट्रिक्स के भी क्वेश्चन रिसर्च ऑफिसर में ज्यादा पूछे जाते हैं। और रिसर्च ऑफिसर में मैंने देखा है कि उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं इकोनॉमिक्स से भी। ओके।
चलिए, अगर मान लीजिए आपके जैसे आपने पीडीएफ के बारे में बताया कि आपके पास तो रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, आपसे लोग कांटेक्ट कर लेंगे। मगर आप कोई बुक रेकमेंड करना चाहेंगे जिस बुक में पूरा नहीं, पार्शियली, या फिर आप कह सकते हो कि ये बुक आप इकोनॉमिक्स के लिए रिकमेंड करेंगे, पढ़ना चाहिए, स्टैटिक्स के लिए पढ़ना चाहिए, मैथ्स के लिए बुक पढ़ना चाहिए? ओके, देखिए, ये मैंने आप ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है। ये मैं आपको पोस्ट वाइज बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट की और रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है, ये तीन पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले तो आप 11 12 का गुजरात बोर्ड का जो स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स की बुक्स आती है ना, हम्म। स्टेट गवर्नमेंट की, वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए कॉलेज में बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, ग्रेजुएशन में बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। देन उसमें आपको स्टेटिस्टिक्स का, ग्रेजुएशन के सारे स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ग्रेजुएशन के सारे स्टेटिस्टिक्स के पेपर जो है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। बुक वो आपको पढ़नी है, वो रिकमेंडेड है। उसके अलावा एक बुक है, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, राजेंद्र त्रिवेदी है, ओके। मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स बाय राजेंद्र त्रिवेदी। वो बुक भी काफी अच्छा है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि कोई भी एक बुक में से पूरा का पूरा आप नहीं पढ़ पाओगे। स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट ऐसा है और कि आपको ना रेफरेंस ही लेने होंगे और सोर्सेज लिमिटेड रखना होगा। ये भी नहीं कि आपको काफी वाइड रिसोर्सेज रखना है। रिसोर्स लिमिटेड लिमिटेड जितना रखोगे उतना ही बेनिफिट होगा। और रिसर्च ऑफिसर के लिए मैं बात करूँ तो रिसर्च ऑफिसर के एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे मैंने बोला कि उसका स्टैंडर्ड ना हाई हो गया है, तो उसके लिए एसपी गुप्ता एंड वीके कपूर की एक बुक आती है स्टेटिस्टिक्स की, वो काफी फेमस बुक है, एसपी गुप्ता वीके कपूर, वो रिकमेंडेड है। उसके बाद सैम्पलिंग के लिए कोचरन की बुक आती है, कोचरन सैम्पलिंग की, वो भी रिकमेंडेड है। रिसर्च ऑफिसर में क्या होता है सर जी की सेक्शन वाइज होता है। अब स्टेटिस्टिक्स में ना काफी सेक्शन होते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, देन न्यूमेरिकल स्किल्स, न्यूमेरिकल स्टडीज के, स्टेटिस्टिकल मेथड्स हो गया। तो ये सारे पर्सन के लिए बुक अलग अलग है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आप स्टेटिस्टिक्स पढ़े हो उसमें अगर ये टॉपिक कवर हो रहे हैं ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ही फॉलो करें। एक ओके। बार आप पहले सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है तो उसके आप मैच करिए कि आपका सिलेबस मैच हो रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम का जो सिलेबस है पोस्ट रिलेटेड उससे। और एक चीज मैं, और अब आप लोगों का यहाँ का जो एग्जाम होगा जीटी प्लस बी का, उसका लैंग्वेज तो गुजराती रहती होगी या फिर बाई लैंग्वेज होता है, गुजराती और इंग्लिश दोनों होती है? नहीं, देखिए, जो 60 मार्क्स का जो 150 में से 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, जो 60 मार्क्स के, वो गुजराती ही रहते हैं। लेकिन 90 मार्क्स का जो टेक्निकल पोर्शन होता है ना, उसमें हम्म। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन गुजराती भी होते हैं। गुजराती। जब अब मैं आपसे मेरी बात हुई तो मैंने एक बार रिव्यू किया, तो मैं देखा कि ये जो पोस्ट है ना, कई सारे जगह और होता है, जैसे राजस्थान जो है वो भी इन सारे पोस्ट पे कराता है, यूपी में भी होता है, कई सारे और स्टेट्स में भी होता है। मैंने थोड़ा सा ही देखा, बहुत ज्यादा ओके। रिसर्च तो नहीं किया। तो कई सारे जगह पे हाँ, होता है, मुझे नहीं पता कि सिलेबस में क्या सिमिलरिटी है। तो अगर कैंडिडेट उनको भी मैच करना चाहें, अगर सिलेबस सेम है तो वहां से भी ले सकते हैं। हो सकता है उन सारे स्टेट्स में बुक, अभी आपके यहाँ पे गुजरात में पर्टिकुलरली बात करें तो कोई इंडिविजुअल बुक्स नहीं आती इसके लिए किसी पब्लिकेशन की। नहीं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नहीं मिल पाते कहीं से। नहीं, वो काफी हार्ड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। आपको ना बेस जो है, बेस मतलब क्या है कि 11th 12th और कॉलेज के जो नोट्स हैं स्टेटिस्टिक्स से, वो आपको काफी मतलब उसके मतलब पूरा वो कॉन्सेप्ट हेल्प वाइज करेंगे, वो आपको पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा। और आपको वन लाइनर खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कोई ऐसा रेडीमेड बुक नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा है कि रेडीमेड बुक हो बुक जहाँ पे आपको मिल स्टेटिस्टिक्स जाए। के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो हाँ। ठीक है, हम अब इंटरव्यू के एंड के साइड बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया। अगर किसी को ओके। कुछ डाउट होता है तो मैं आपकी आईडी, जो आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है, वो लिंक कर दूंगा, आपसे लोग पूछ पाएंगे। बाकी आप अपने तरफ से कोई जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल। को सजेशन देना चाहते हैं कि स्टार्ट कैसे करें एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन शुरू कैसे करें? मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा एजिटेशन होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कौन सा छोड़ना चाहिए। तो अगर कोई आप स्पेसिफिक सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
ओके, देखिए सब एस्पायरेंट को मैं पहले तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा कि आप जो भी फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, कि कई चीजें ना होती ही इसलिए है सिलेबस में कि उसको इग्नोर की जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस की बात करें तो 150 में से 90 मार्क्स का जब हमारा पोर्शन स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का आता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप पहले स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पे ही फोकस करें। ठीक है। बाकी के जो 60 मार्क्स है वो भी, उसमें काफी वेराइटीज है। उसमें आपको हिस्ट्री देखने मिलेगी, ज्योग्राफी को आपको पढ़ना पड़ेगा, गुजराती ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 आएंगे। ठीक है, 5 6 क्वेश्चन, मतलब आप कितना हिस्ट्री पढ़ोगे तब 150 में से 5 6 मार्क्स कवर कर पाओगे। तो मैं यही कहूंगा, इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन स्टेटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, वो आपको काफी मार्क्स स्कोरिंग करे, स्कोर आप कर स्कोर पाओगे कर अपने में। पाएंगे। और हाँ, स्कोर कर पाओगे, और कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स ला जो आपको लाना है वो आप रख पाओगे। मेरी इस सिलसिले में ना एक मैं भी काफी कंफ्यूज था स्टार्टिंग में। मेरी बात हुई थी आईआईटी के सर है, सल्लभ सर करके, आईआईटी खड़गपुर से हैं सल्लभ सर। तो हम्म। उन्होंने मेल में मुझे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे मेल किया था कि आप ना वो मत देखो कि आप मार्क कितने आपके टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जाम के। आप सिर्फ ये देखो कि आपको कट ऑफ लास्ट टाइम कितना रहा था, उससे आपको 10 या 20 ही ज्यादा आने हैं। बस इस तरह से टारगेट सेट करके चलोगे ना, तो स्टार्टिंग हो जाएगा। और एक बार स्टार्टिंग हो गया, फाउंडेशन क्लियर हो गया, तो फिर आगे की जर्नी काफी इजी हो जाएगी। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ उसकी बात करें तो पहले तो आपको उसके लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं सोचते कि डेली 1 ईयर स्टडी के गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सीरियस, हाँ, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और बाद आप 2 घंटे निकाल रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन आप अगर फ्री हैं तो फिर आप 6 से 7 घंटे दीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्टडी करने के लिए प्रॉपर। और तो कोई भी लोड ना ले, इस तरह से ना पड़े कि गवर्नमेंट हमको एग्जाम क्रैक करना है। आप थोड़ा नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, उस तरह से जब आप पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, कई सारे लोगों पे प्रेशर रहता है भाई, कई सारे चीज होती है। एक तो पहले कि कई सारे लोगों को घर से प्रेशर होता है, कई सारे लोगों को, हमारे इधर यूपी बिहार में आप जाओगे तो सरकारी नौकरी इसलिए लेना है कि घर वालों को दहेज लेना है बच्चे की शादी में। अब इधर का प्रेशर क्या होता है मुझे बहुत नहीं समझ में आता। कई सारी चीजें ये होती है कि भाई जल्दी कर, बहुत टाइम हो गया ग्रेजुएशन के, कितना टाइम हो गया, कब मिलेगी तेरी तुझे नौकरी, फलाने के बुआ के लड़के को मिल गई, तुझे ही नहीं बस मिल रही है, तेरे लिए कंपटीशन है। तो इस टाइप के ताने भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी क्या करें। बट डियर व्यूअर, होप सो कि आपकी जो क्वेरीज होंगी, स्पेशली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के, उनकी क्वेरी को हम तो नहीं कह रहे कि 100% रिजॉल्व किया होगा हमने, बट कुछ हद तक रिजॉल्व किया होगा। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स देखेंगे, बाकी आप इनको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ मनु एकेडमी, आपको मेरे तरफ से रिसर्च ऑफिसर के लिए बेस्ट विशेष हैं कि आप रिसर्च ऑफिसर भी बने और दोबारा हम मिले, फिर रिसर्च ऑफिसर पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सर जी, थैंक यू। चलिए, बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।